राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और आज हम जो बात करने वाले हैं, एक कंपनी है जो कि अपने एक मार्केट में मोनोपोली वाली कंपनी, जिसका आईपीओ आने वाला है। जो कि आईपीओ की अगर पहले डिटेल्स को हम देख लेते हैं तो यहाँ पर ये आईपीओ खुलेगा 6 मई से 8 मई के बीच में। यहाँ पे कंपनी ने जो अपना प्राइस सेट किया है वो है 452 रुपीज़ पर शेयर। और यहाँ पर जो कंपनी है उसके अंदर में एक आईपीओ फाइल लगाने के लिए आपको 14,916 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पर कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 760 करोड़ रुपीस जो है वो तो कंपनी खुद उठा रही है। और 1081 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स जो इसके ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स प्रमोटर्स जो लोग हैं वो यहाँ पर शेयर्स बेच रहे हैं इतने रुपए रुके। तो टोटल जो कंपनी का इश्यू साइज है वो है 1841 करोड़ रुपए का। और कंपनी ने इस आईपीओ के थ्रू जो अपनी वैल्यू लगाई है पूरी कंपनी की वो लगाई है 10,814 करोड़ रुपए लगाई है। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी इस कंपनी ने अपनी वैल्यू लगाई है। और काफ़ी पुरानी कंपनी है, नई कंपनी नहीं है, 20-22 साल पुरानी कंपनी है। और अभी आईपीओ लेके आई है और एक देश में इस्टेब्लिश नहीं है, अलग अलग देशों में इस्टेब्लिश ये कंपनी है। अब यहाँ पे पहले एक चर्चा कर लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो जितना मैं इस कंपनी का वेबसाइट को रीड करके और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को रीड करने के बाद में आरएसपी को रीड करने के बाद जो समझ पाया हूँ बेसिकली, तो वो यही समझ पाया हूँ कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, जो हॉस्पिटल वाले हो गए या फिर फार्मासिस्ट होते हैं जो मेडिसिन का काम करते हैं, मेडिसिन डेवलप करने का काम करते हैं, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले होते हैं जो मेडिसिन या फिर दवाइयाँ बनाने का काम करते हैं, उनका हेल्प करने में काम करती है ये। वो किस तरीके से हेल्प करने का काम करते हैं, मान के चलिए कोई कंपनी है जिसको एक नई मेडिसिन बनानी है, तो इनके पास में ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंट्स का डेटा है, हॉस्पिटल वालों का डेटा है, एक्सपर्ट्स के इनके पास में पूरी टीम बनी हुई है। तो जो भी कंपनी को अगर कोई दवाई क्रिएट करनी है तो उसको इस डेटा की ज़रूरत पड़ती है, राइट। पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, किस तरह का इश्यू है, क्या वायरस है, क्या जो भी इश्यू है उस चीज़ को कौन मतलब उसके रिसर्च में किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनकी जो टीम होगी एक्सपर्ट्स की वो यहाँ पर अवेलेबल है इनके पास में बहुत सारी। तो इसमें से चूज़ कर सकती है वो कंपनी की किससे काम करवाना है। बाद में एक बार जब दवाई बन रही है तो उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर ही लोगों का यहाँ पे इनके पास में डेटा पड़ा हुआ है, तो उस लोगों को मतलब डायरेक्ट उनके पास में अप्रोच कर सकती है। बाद में जो भी उसका रिजल्ट रहेगा वो इनके पास में अगेन अवेलेबल रहेगा। तो जब कोई दूसरी कंपनी भी अगर उसी पर्टिकुलर डेटा में अगर रिसर्च करना चाहती है तो उसके पास में ऑलरेडी डेटा रहेगा कि हाँ ये यहाँ तक तो ऑलरेडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पहुँच चुकी है, इसके यहाँ से दूसरा काम कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये काइंड ऑफ पूरा एक इन्वायरमेंट इन्होंने बना दिया है। अब मान के चलिए कोई मेडिसिन है इस तरीके से R&D करते हुए आगे बढ़ रही है, अब उसको रेगुलेशंस की उसकी ज़रूरत है, रेगुलेशंस को कंप्लीट करने की, कि सरकार का सर्टिफिकेट लाइसेंस वगैरह मिल जाए उस दवाई को। तो उसको फाइलिंग करवाने के अंदर ये जो कंपनी मदद करती है कि इनके पास ऑलरेडी पूरा डेटा पड़ा हुआ है, पूरा टेस्टिंग स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, पूरे एक्सपर्ट्स की टीम पड़ी हुई है। तो जहाँ भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो रेगुलेटरी के अंदर में उसका पूरा का पूरा साथ देके कंपनी को रेगुलेटरी फाइलिंग करवाने से अप्रूवल लेने तक का पूरा काम ये कंपनी हेल्प कर देती है। सो ये हेल्थ जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह उनको भी हेल्प कर देती है, क्योंकि इनके पास डेटा है तो उनको पता होता है कि इस वक्त ये जो हॉस्पिटल खोल रहे हैं तो कहाँ खोलना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, कौन सी बीमारी की दवाई ज़्यादा आप आगे फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो सकती है, और कौन से पेशेंट्स को हमें अप्रोच करना चाहिए, कौन से हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स को हमें अप्रोच करना चाहिए। तो वो उनके लिए आसान हो जाता है पूरा का पूरा प्रोसेस, बिगिनिंग से लेकर के एंड तक का। और एक बार दवाई बन गई तो फिर उसको किस तरीके से कहाँ कहाँ सेल करना है तो उसका भी उनके पास डेटा कि किन किन डॉक्टर्स को अप्रोच करना है जो इनका मेन टारगेट कस्टमर्स हैं जिनके लिए ये दवाई है। तो मान के चलिए अगर कोई दवाई बनी ही कैंसर के लिए तो उनको उनके पास डेटा है कि कैंसर हॉस्पिटल्स कहाँ कहाँ पे हैं और कौन कौन से डॉक्टर्स ज़्यादा बेटर इस दवाई के लिए अप्रोच करना सही रहेगा। तो इस तरीके से इनका डेटा है तो बहुत सारी कंपनियों को ये हेल्प कर देती है। और आज के दिन इस मार्केट में ये इकलौती ऐसी कंपनी, ऐसा ये कंपनी बोल रही है कि ऑलरेडी ऐसी कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है। अनलिस्टेड कोई कंपनी अगर कहीं पे स्मॉल लेवल पे काम कर रही है तो वो अलग बात है, वी डोंट नो अबाउट दैट। नेक्स्ट अगर आप लोग देख लेते हैं कि इस तरीके ये भी एक कंपनी है तो इस टाइप की, बट अब ये किस तरीके से कमाई कर रही है अब तक, कि अभी जिस तरीके से इसने अपने आप को बताया मुझे लग रहा है कि इसका स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जितना मैं समझ पाया हूँ इसका फ्यूचर स्कोप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मेरे को पर्सनली फील होता है, आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि मेरी बातों को समझो, तुम बस खुद रिसर्च करिए, अपने हिसाब से पता करो। अब यहाँ पे 21 के अगर डेटा को अगर देखते हैं तो यहाँ पे 96 करोड़ रुपीज़ की इन्होंने सेल की, जिसमें 149 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, मतलब नेट प्रॉफिट्स कमाया। नाउ दैट इज़ अराउंड कितना, लगभग 15% का नेट प्रॉफिट इन्होंने कमा लिया। फिर यहाँ पे 1600 करोड़ की नेट प्रॉफिट्स मतलब रेवेन्यू पहुँच गया, मतलब लगभग डबल हो गया। उसके बदले भी इन्होंने जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो नहीं बढ़े हैं, रेवेन्यू बढ़ गया है। यहाँ पर अगेन नेक्स्ट ईयर देखते हैं तो रेवेन्यू अगेन इंक्रीज
बट नेट प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ से ये लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गया, बट नेट प्रॉफिट्स जो हैं अभी तक भी डबल नहीं हो पाए हैं 2 साल में। सो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं क्योंकि कंपनी सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड कर रही है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सहूलियत भी दे रही है ताकि बिजनेस जल्दी से ज़्यादा फैले, ताकि नेट प्रॉफिट्स पर इतना ध्यान फिलहाल के तौर पे नहीं दे रही है कंपनी, ऐसा यहाँ से प्रतीत होता है। बट रेवेन्यू बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से ये लग रहा है कि कंपनी का इंक्रीज हो रहा है बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा। दैट्स गुड। इसी के साथ में अगर बढ़ते हैं, कंपनी की नेटवर्थ जो है वो 1327 करोड़ की एट प्रेजेंट आज के दिन में हो गई है। नेटवर्थ क्या होती है कि कंपनी में इतना पैसा लग चुका है प्रॉफिट कमा कमा के, या फिर इन्वेस्टर्स ने इतना पैसा इसमें लगा दिया है अब तक। सो 1327 करोड़ रुपए अब तक लग चुके हैं इसमें। यहाँ पे टोटल बोरोइंग कंपनी की आज के दिन 399 करोड़ रुपीज़ है। सो कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स पे टाइम के साथ में बढ़ाती ही जा रही है। बिजनेस बढ़ेगा तो बोरोइंग्स भी बढ़ेगी ऑफ कोर्स। अगर या तो आप पैसे इन्वेस्टर से पैसे ले लो या फिर बैंक से पैसे ले लो, बिजनेस को बढ़ाने के दो ही तरीके हैं, पैसे तो चाहिए कहीं ना कहीं से। अब यहाँ पे कंपनी आज के दिन जो अगर पैसा उठा रही है तो ये क्यों उठा रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है? ठीक है, तो अभी तक रेवेन्यूज तो अच्छे खासे तरीके से बढ़े हैं, प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे तरीके से बढ़ रहे हैं, नेटवर्थ भी बढ़ रही है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। और ये भी ज़्यादा कुछ है नहीं, लोन भी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कंपनी किस लिए पैसा उठा रही है। तो वहाँ पे मटेरियल सबसे एक तो दो इसकी सब्सिडरी उनके जो लोन है उनको इसको कंपनी को कम करना है। एक तो मटेरियल सब्सिडी ILSL होल्डिंग INC। तो इसका अगर कंपनी का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, जो IPO लेके आई वो ये है, इंडिजिन लिमिटेड। अब ये कंपनी के अंदर में बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, ये पूरा का पूरा इनको मालिक ये अकेली कंपनी। ऐसा होता है कई बार कि ये कंपनी है सब्सिडरीज की, बट इसमें इसकी 60% होल्डिंग है, बाकी 40% होल्डिंग किसी और की है। ऐसा नहीं है, ये पूरी की पूरी ये जितनी भी कंपनियां हैं इनकी मालिक ये एक अकेली ही कंपनी है जिसका IPO आ रहा है अभी, इंडिजिन लिमिटेड। अब यहाँ पर ILSL होल्डिंग इंक ये जो कंपनी है इसके अंदर में कुछ इसको डेट है उसको कम करना है, इस कंपनी का डेट है उसको कम करना है। अभी इस कंपनी के होल्डिंग के कंपनी नीचे और इतनी सारी कंपनियां जो कि USA बेस्ड कंपनी है, फिर ये मैक्सिको भी USA में ही है, ठीक है, ये जापान, ये आयरलैंड। सो अलग अलग देशों के अंदर में कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है आज के दिन। सो ये मेन चीज़ थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी को और किस लिए पैसों की ज़रूरत है, तो यहाँ पर कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ज़रूरत है। इंडिजिन के अंदर में कंपनी को वो क्या बोलते हैं इसको, कैपेक्स, कंपनी को और बड़ा करना है, उसके लिए पैसों की जरूरत है, तो उसके लिए पैसा उठा रही है। दूसरा जाके जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस और इनऑर्गेनिक ग्रोथ। एक होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ, एक होती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। सो कॉर्पोरेट पर्पसेस तो ये IPO लेके आने के लिए जो बिजनेस पर्पस के लिए कंपनी को जरूरत होती है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ होती है कंपनी को अपने आप को प्रमोट करना है, या फिर तो दूसरी इसी फील्ड की जो दूसरी कंपनियां छोटी मोटी उनको एक्वायर कर लेना है। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है कंपनी धीरे धीरे बड़ी होती है, डेवलप होती है अपने ही पेस में। एक होती है इनऑर्गेनिक जिसमें अगर आप पैसा एडवर्टाइजमेंट कर करके अपने आप को बड़ा करते हैं, या फिर दूसरी जो छोटी कंपनियां उनको खरीद लेते हैं, तो वो होती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो उसके लिए पैसों की जरूरत है। तो अभी तक तो कंपनी की जितने भी जो पैसे की ज़रूरत है उसके हिसाब से लग रहा है कि फ्यूचर में अच्छे की तरफ में ही जा रही है, राइट। नेक्स्ट अगर देखते हैं, बट यहाँ पे जो मेन इश्यू मुझे अभी तक नजर आया वो यही है कि यहाँ पर जो ऑलरेडी जो प्रमोटर्स हैं जिनकी शेयर होल्डिंग बहुत कम है, ऑलरेडी 30% 0.71 के आसपास में ही है, वो और शेयर्स अपने यहाँ पर बेच ही रहे हैं, राइट। तो प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो बहुत कम रह जाने वाली है यहाँ पर। तो ये एक जो मेन इश्यू मुझे यहाँ पर इसके अंदर में नजर आया है अब तक, राइट। तो अब यहाँ पर जो बेचने वाले हैं कौन, ये लोग, तो ये लोग हैं जो यहाँ पर बेच रहे हैं। एक तो मनीष गुप्ता जी, ये इनके इतने रुपए के इतना के पास शेयर पड़ा है और इतने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ये बेच रहे हैं। इसी टाइप से ये जो इन्वेस्टर्स हैं जो दूसरी कंपनियां जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह, ये भी यहाँ पर बेच रहे हैं, जिन्होंने 201 रुपये 93 रुपये इस रेट के ऊपर में पहले से इस कंपनी के शेयर्स खरीद के बैठे हुए, वो भी यहाँ पर बेच रहे हैं। तो बेसिकली ये जो दो लोग हैं ना, मनीष गुप्ता और डॉक्टर राजेश, इनके पास में शुरुआत से कंपनी के शेयर्स हैं, ये लोग यहाँ पर मेनली बेच रहे हैं। ये एक बड़ा इश्यू दिखता है मुझे। एक अमित नायर भी है, ये भी एक बड़ा इश्यू दिखता है, क्योंकि इनको शुरुआत से जुड़े हुए कंपनी के साथ में, तो अभी क्यों बेचने की जरूरत पड़ रही है, राइट। और ऑलरेडी शेयर होल्डिंग में बहुत कम है प्रमोटर का, तो किस लिए। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो अगर कंपनी को अगर हम कंपेयर करना चाहें किसी दूसरी कंपनी के साथ में, तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी एकमात्र कंपनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो कि इस फील्ड में पर्टिकुलरली काम कर रही है, क्योंकि हमने वैसा कुछ सुना नहीं कंपनी कोई। दूसरा अगर देखते हैं कि यहाँ पर जो इस वेबसाइट के जो लोग इंसान हैं, दिलीप देवड़ा जो इसके रिसर्च एनालिस्ट हैं, चौथी तौर करके इन्होंने खुद ने कहा है अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इनकी रिसर्च में ये पाया गया है।
बड़े बड़े दिग्गज लोग इसके आईपीओ के लेके हैं। बट दिक्कत यही है कि जब कोटक महिंद्रा, सिटी ग्रुप, जेपी मॉर्गन, मुनरा ये जब आईपीओ लेके आते हैं तो ये हाइप बहुत बनाते हैं, और उस हाइप का कई बार रिजल्ट एक बार को तो बहुत अच्छा दिखता है बट बाद में अच्छा नहीं दिखता है। बट यहाँ पर मुझे अच्छा दिखता हुआ नजर आ रहा है। और आज के दिन अगर जीएमपी की बात करते हैं हम लोग, तो जीएमपी भी इसका काफ़ी 40% प्लस में चल रहा है। नाउ दैट्स अगेन गुड। सो कंपनी भी ठीक है, 44% का जीएमपी चल रहा है। सो दीज ऑल थिंग्स आर कंबाइनिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग एन रिव्यू की पॉजिटिव रिव्यू इस कंपनी के बारे में बना रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप एक चीज़ को चेक करते हैं अगर हम लोग कि कंपनी का जो ग्रोथ है, अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो रेवेन्यू जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे 900 करोड़ से सीधा का सीधा अगले 2 साल के अंदर में पहुंच गया 2300 करोड़ के आसपास में। 2 साल में ही डबल से भी ज़्यादा हो गया। अगर इसी ग्रोथ को कंटिन्यू रखती है ये कंपनी तो अगले 2 साल बाद में इस कंपनी का जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है वो लगभग 5000 करोड़ को भी क्रॉस कर जाएगा। उसी हिसाब से अगर ये नेट प्रॉफिट्स जो हैं, जो आज के दिन 10-12% के आसपास, 15% के बीच में कहीं पर मेंटेन रख पा रही है, तो उसी चीज़ को अगर ये कंटिन्यू रखती है तो 500 करोड़ से 600 करोड़ का नेटवर्क जो नेट प्रॉफिट्स हैं सालाना ये निकाल पाएगी 2 साल बाद ही, राइट। तो अगर इस चीज़ को हम 5 साल बाद में कैलकुलेट करते हैं तो दैट शोज कि ये लगभग 1500 करोड़ के आसपास में नेट प्रॉफिट्स निकाल पाएगी, जो कि अगर पी रेशियो को अगर इसी ग्रोथ के साथ में कंपनी चलती है तो पी रेशियो जो आज तो खराब है, 40 के आसपास का पी रेशियो आज के दिन निकल गया, 40 के आसपास का पी रेशियो, जो कि अगर 5 साल आगे को अगर कैलकुलेट करते हैं तो जो पी रेशियो इसी रेट से ऊपर चलता रहा तो लगभग 7-8 के आसपास में पी रेशियो आ जाएगा, जो कि अच्छा है। बट आज के हिसाब से पी रेशियो थोड़ा सा ऊंचे हायर लेवल पे 40 के आसपास में है। सो 40 के लेवल का जो पी रेशियो है, जब इंडस्ट्री ही नहीं है तो पता करना कि ये पी रेशियो हाई है कि लो है, तो फिर उसको कैसे पता करें। जब इंडस्ट्री ऑलरेडी अवेलेबल हो कि हाँ मेटल इंडस्ट्री है उसका पी रेशियो ये चल रहा है, तब तो हम भी कंपेयर करके पता कर पाएंगे कि हाँ इंडस्ट्री का भाई ये हाईएस्ट पी चल रहा है भाई। अब ये इंडस्ट्री नहीं है, कैसे पता करेंगे इसका पी रेशियो हाई चल रहा है कि लो चल रहा है। सो आई थिंक 40 के पी के ऊपर में काफ़ी हेल्थ केयर जो कंपनियां हैं उनका पी रेशियो 40 से भी अबाउ चल रहा है। सो उसी फील्ड में काम कर रही है, तो आई थिंक 40 का पी भी आज के दिन भी लोवेस्ट माना जा सकता है, बिकॉज काफ़ी सारी हेल्थ केयर कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है उनका पी रेशियो 40 से भी अबाउ चल रहा है। सो उन्हीं के साथ में कंपेयर करके देखते हैं। नेक्स्ट अगर कंपनी का पीबी रेशियो को अगर चेक करते हैं यहाँ पे, तो 1300 करोड़ का ये ऑलरेडी ला रही है और यहाँ पे 700 करोड़ समथिंग और उठा रही है। सो ये लगभग कितना 2000 करोड़ का हो जाएगा, और यहाँ पे जो पीबी रेशियो निकल के आता है वो 5 का निकल के आता है। नाउ दैट्स अगेन ठीक ठाक है, अब इतना अच्छा नहीं बोल सकते बट ठीक ठाक है। सो वैल्यू थोड़ी सी हायर लेवल में है और कमाई भी ठीक ठाक कर रही है। बट द थिंग इज न्यू, कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, कंपनी नई है, अच्छे फील्ड में है, फ्यूचर है। आई थिंक दीज ऑल पैरामीटर्स शो कि कंपनी फ्यूचर में और ऊपर तक जा सकती है। ये मेरा खुद का मानना है, मैं आप पर अपना जो चीज़ है उसको थोप नहीं रहा हूँ, आप अपने हिसाब से रिसर्च करिए, राइट। ये मेरा व्यू बन रहा है। अगर फाइनली अगर आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना, सारी चीज़ों को मायने रखते हुए, सो आई विल डेफिनेटली अप्लाई फ्रॉम ऑल ऑफ माई अकाउंट्स। आप अपना बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर में कि आप क्या करने वाले हैं, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड सी यू टुमारो विद न्यू इंपॉर्टेंट वीडियो।